नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए करंट फॉर एग्जाम लेके आया है आरआरबी एनटीपीसी ईयरली करंट अफेयर, जो एकदम परीक्षा केंद्रित है। इस मैगजीन में आपको आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस और पैटर्न के अनुसार ही तैयार किया गया है। इसमें शामिल है 500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और वन लाइनर, जो आपकी परीक्षा की तैयारी और प्रैक्टिस दोनों को ही परफेक्ट करेगा। इसका मूल्य है 250 रुपये, लेकिन सिर्फ 125 में भी उपलब्ध है। सैंपल और पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी चल रहे एनटीपीसी एग्जाम में हमारे मैगजीन से बहुत सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, और ख़ास बात कि आज का हमारा वीडियो भी महत्वपूर्ण एक टॉपिक पर बना हुआ है, तो अंत तक जरूर बने रहें। आज का हमारा टॉपिक है भारत के ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल और मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्लेसेस ऑफ इंडिया। तो ये हमारा सैंपल है। देखिए, आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। तो करंट अफेयर के पूरे सिलेबस में ये खास तौर पे मेंशन किया हुआ है कि भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल। तो हम आज को इस सैंपल को लेके आ रहे हैं। हमारे सैंपल में का आज हम सैंपल को लेके आ रहे हैं। साथ ही हमारे मुख्य मैगजीन पे, जो मैगजीन का मूल्य 125 रुपये है, उस मैगजीन में भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल का हर एक डिटेल 2024 और 25 के मार्च महीने तक जितने हुए हैं सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन हम आपको इस सैंपल के तौर पे दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने इस मैगजीन में क्या क्या कवर किया, और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में सेम टू सेम सवाल आ रहे हैं। इस बात का यह है कि विशेषज्ञों की टीम ने इसे तैयार किया है, जिन्होंने एग्जाम दिया है, और एग्जाम को पूरे विश्लेषण करने के बाद इस मैगजीन को बनाया गया है। तो ये हमारा सिलेबस में है भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल। तो पहला हमारा पॉइंट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक बड़ी खोज हुई है। केरल में 110 मेगालिथिक की संरचना की खोज की गई है, जो स्थान है पलक्कड़ जिला, मिमपुजा बांध, केरल जगह का नाम है। तो क्या मिला है? 110 मैथालिथिक, बहुत बड़ी संख्या में मेगालिथिक की संरचना खोजी गई है। स्थान है मिम्बुजाबाद, केरल। ठीक है, यह खोज प्राचीन सभ्यता और दफन रीति रिवाज को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। आपको दफन नीति मतलब लोगों को कैसे दफनाया जाता था उस समय, उस बात को इसमें ध्यान दिया जाएगा। यह संरचना ग्रेनाइट स्लैब और बड़ी पत्थरों से बनी हुई है। इसका उपयोग प्राचीन कालीन दफन स्थल और स्मारकों के रूप में किया गया था। यह खोज दक्षिण भारत के मगर कल्चर और द्रविड़ सभ्यता के प्रभाव को दर्शाती है। तो सबसे इसमें हाईलाइटेड पॉइंट क्या है, हम लोग ध्यान देंगे कि केरल में मिला गया है 110 मेगालिथिक संरचना मिली है। वह स्थान है पलक्कड़ जिला, मिम्बुजाबाद, केरल। इस खोज में दफन नीति और प्राचीन सभ्यता को समझने में लोगों को भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग को मदद मिलेगी। और इसमें ग्रेनाइट स्लैब और बड़े पत्थर से बनी हुई है। अगर सवाल पूछा जाए एग्जाम में कि जो मेगालिथिक संरचना मिली है उसके पत्थर कौन से हैं, तो ग्रेनाइट स्लैब्स के पत्थर हैं। साथ ही हम इसमें ध्यान देंगे कि इसमें हमें दफन नीति, जो पुरानी मेगालिथिक संरचना से लोगों को किस तरह से दफनाया जाता था, उनके स्मारक किस तरह बनाए जाते थे, उसके बारे में पता चलेगा। दक्षिण भारत की द्रविड़ सभ्यता और मगर कल्चर का प्रभाव उसमें दिखा गया है, क्योंकि दक्षिण भारत है तो वो द्रविड़ कला तो दिखेगा ही। तो हम लोग ध्यान देंगे नोट्स में कि भारतीय पुरातत्व स्थल का स्थापना कब हुआ है, तो 1861 में हुआ है, और उसकी स्थापना किसने की है? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो खास बातें इनमें से हम लोगों ने जान लिया। अगला हमारा पॉइंट है, जो भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपकी एग्जाम में आने की संभावना रखता है, वो है पोर्ट विलियम किला का नाम बदलकर विजय दुर्ग किया गया। भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। बहुत चर्चा में था ये नाम। जिन स्थलों का नाम बदल दिया गया है वो हमारे मैगजीन में आपको मिल जाएगा, कि नए नाम, पुराने नाम, परिवर्तित नाम। आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में ये सवाल आपको मिलेंगे, कोई घुमाएगा फिराएगा नहीं, डायरेक्ट आंसर है इसका। तो हम लोग ये जानते हैं पोर्ट विलियम का ऐतिहासिक महत्व है क्या, जो ये इतना चर्चा में रहा।
तो इसकी स्थापना 1781 में हुई है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम III के सम्मान में रखा गया था, जो ब्रिटिश भारत के प्रमुख सैन्य अड्डे के रूप में कार्यरत था। ठीक है, आज़ादी के बाद इसे ईस्टर्न कमांडर का मुख्यालय बना दिया गया था। किसे बना दिया गया था? पोर्ट विलियम किले को। उसके बाद विजय दुर्ग ही नाम क्यों रखा गया? नाम इसका कुछ और भी रखा जा सकता था, लेकिन विजय दुर्ग, तो यह विजय दुर्ग के बारे में जानते हैं। यह महाराष्ट्र के विजय दुर्ग किले से प्रेरित है, जो मराठा नौसेना का प्रमुख किला था तथा शिवाजी महाराज के शासन के समय समुद्री सुरक्षा का अभेद्य केंद्र था। यानी कि विजय दुर्ग के बारे में जानते हैं। विजय दुर्ग मराठा नौसेना का एक अड्डा था, मराठा नौसेना का प्रमुख किला था। ठीक है, विजय दुर्ग, उसी का नाम पे ये पोर्ट विलियम नाम रखा गया है। तो विजय दुर्ग पोर्ट विलियम से सवाल आएंगे एग्जाम में, और आए भी हैं। अगला हमारा पॉइंट है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पंचेत हिल पुरुलिया। तो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में गढ़पंचकोट में सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। यह वेधशाला पूरी भारत की पहली और देश की 6ठी खगोलीय वेधशाला है। तो यानी पूर्वी ईस्टर्न इंडिया के लिए पहला है कि ईस्टर्न इंडिया में था नहीं, और देश की 6ठी वेधशाला है। इससे पहले 5 वेधशालाएं यहाँ पर थी। तो जगह कौन सा है? पश्चिम बंगाल, पुरुलिया, गढ़पंचकोट, जिसका नाम दिया गया है वेधशाला का सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला। आइए हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि कौन कौन से 5 पहले से वेधशालाएं इंडिया में हैं। तो पहले से वेधशालाएं हैं यहाँ पर ईस्टर्न में, तो ये पहला है। लेकिन उससे पहले है नैनीताल में खगोलीय वेधशाला। ठीक है, एक नैनीताल में खगोलीय वेधशाला है उत्तराखंड में। साथ ही उत्तराखंड के बाद एक है माउंट आबू में वेधशाला है राजस्थान में। उसके साथ पुणे में एक वेधशाला है महाराष्ट्र में खगोलीय वेधशाला। देखिए, नैनीताल वाला वेधशाला का नाम नैनीताल वेधशाला ही है, और माउंट आबू वेधशाला राजस्थान में है, उसका नाम माउंट आबू ही है। अब पुणे खगोलीय वेधशाला का नाम पुणे खगोलीय वेधशाला ही है, महाराष्ट्र में है। और एक वेधशाला है तमिलनाडु में, कवलूर खगोलीय वेधशाला, कवलूर में। और वो 5 वेधशाले हो गए, और ये 6ठा वेधशाला सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला, यह पुरुलिया पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट सवाल आएंगे, डायरेक्ट, आपको कहीं से घुमाया फिराया नहीं जाएगा, ये सवाल डायरेक्ट आएंगे। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो ये सब सारे चीज़ आप लोगों को रिवीजन करते चलना है। एग्जाम के समय आप जितना रिवीजन कीजिएगा, आपके एग्जाम में उतना ही फायदा होने वाला है। और ये सैंपल है, आप लोग चाहे तो ये पूरा का पूरा बुक में सब कुछ कवर किया हुआ है, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ते जाना है। असम के पिरामिड चराई देव मैदान, तो ये काफ़ी चर्चा में था। असम में एक मैदान मिला है चराई देव मैदान, तो उसको जानते हैं। यह मैदान अब यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया है। यह भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है। इस स्थल को अहोम राजवंश के 90 से अधिक शाही दफन टीलों के लिए महत्वपूर्ण था। दफन टीलों के लिए महत्वपूर्ण था, यानी लोगों को दफनाया जाता था वहाँ पर। अहोम साम्राज्य के लोगों 90 से अधिक लोगों को दफनाने के साक्ष्य वहाँ पर मिले हुए हैं। और 1273 में चाउ लुंग शिव काफा द्वारा स्थापित अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी चराई देव शक्ति का ही प्रतीक है। ठीक है, चराई देव में असम में इससे पहले यह यूनेस्को धरोहर घोषित हुआ, इसीलिए तो चर्चा में है। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि असम में कौन कौन से और यूनेस्को धरोहर थे। तो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल था। तो इसमें हमको याद रखना है, ये 43वां विश्व धरोहर में शामिल हुआ है। ये असम का तीसरा है, असम का तीसरा ये धरोहर है। और इसमें अहोम साम्राज्य के 90 से अधिक लोगों को दफन के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही 1273 में चाउ लुंग सुकाफा द्वारा स्थापित राजधानी का यह शक्ति का प्रतीक था। और इससे पहले 2-3 आपको याद रखने हैं कि 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल क्या क्या है। अगला पॉइंट है हमारा मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच में सूचीबद्ध।
हैदराबाद की मूसी नदी ऐतिहासिक इमारत और गुजरात में भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ WFM सूची में शामिल हुई हैं। तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच में शामिल हुआ है। इसमें मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन को शामिल किया गया है। बहुत ही पुरानी नदी है और इसको याद रखना है, डायरेक्ट सवाल आएंगे। अगला पॉइंट है पोटी श्री राममुल्लू की प्रतिमा। पोटी श्री राममुल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का आंध्र प्रदेश में बनने जा रहा है। पोटी श्री राममुल्लू की अमर जीवनी के नाम से भी जाना जाएगा। वे 1930 में नमक सत्याग्रह और 42 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे। उन्होंने मद्रास राज्य का, जो अब चेन्नई और तमिलनाडु से अलग हो गया है, आंध्र प्रदेश के निर्माण की मांग की थी, जो भाषा के आधार पर थी। लेकिन आमरण अनशन के दौरान अंततः उन्होंने 58वें दिन में उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब वो अनशन में बैठे हुए थे, और अनशन एक व्यक्ति का शरीर कितने समय तक काम कर सकता है, तो 58 दिनों तक उन्होंने अनशन में थे। उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका यही एक प्रयास था अनशन करने का, वो कि वो भाषा के आधार पे वो राज्य की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यह थी भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल का हमारा सैंपल का वीडियो। हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस टॉपिक, ये हमारा सैंपल है, इसमें और इसके से 5 गुना 6 गुना अधिक टॉपिक हमारे मैगजीन में कवर किया गया है, जो आपको एनटीपीसी की तैयारी को परफेक्ट कर सकता है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं तो यह मैगजीन आपके लिए गेम चेंजर तो साबित हो ही सकता है, क्योंकि हर सवाल, हर लाइन सिलेबस और परीक्षा की दृष्टि से ही तो चुनी गई है। तो देर किस बात की, सैंपल को देख ही चुके हैं, आपको वीडियो फॉर्म में हम लोग सैंपल दे रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो लॉन्च ऑफर का फ़ायदा उठाएं। लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल करंट फॉर एग्जाम में को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको परीक्षा की सारी जानकारी सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।